धोखाधड़ी पर इस तरह के जवाब या राष्ट्रवाद का पर्दा नहीं डाला जा सकता है। अडानी ग्रुप हमारी रिपोर्ट को भारत पर सोचा समझा हमला बता रहा है। अडानी ग्रुप अपने और अपने चेयरमैन की बढ़ती हुई आय को भारत के विकास के साथ जोड़ने की कोशिश कर रहा है। हम इससे सहमत नहीं हैं। हम मानते हैं कि भारतीय लोकतंत्र भिन्नताओं को समेटे हुए है। भारत एक उभरती हुई सुपर पावर है जिसका शानदार भविष्य है। हम ये मानते हैं कि भारत के भविष्य को अडानी ग्रुप ने पीछे खींच रखा है, जो खुद को देश के झंडे में लपेटकर लूट मचा रहा है। हम मानते हैं कि धोखा धोखा ही होता है, भले ही वह दुनिया के सबसे ज़्यादा अमीरों में शामिल किसी शख्स ने ही क्यों न किया हो। हमने 88 सवाल अपनी रिपोर्ट में पूछे थे और अडानी ग्रुप ने इसमें से 62 सवालों के सही तरह से जवाब नहीं दिए हैं। इससे हमारी रिसर्च को बरकरार करने की कोशिश जाहिर होती है। मित्रों, यह जवाब हिंडनबर्ग ने अडानी समूह की चिट्ठी के जवाब में दिया है। हिंडनबर्ग ने 24 जनवरी को एक रिपोर्ट जारी की थी। इसमें अडानी ग्रुप पर धोखाधड़ी और मनी लॉन्ड्रिंग जैसे अनेक आरोप लगाए गए थे। रिपोर्ट जारी होने के बाद गौतम अडानी की नेटवर्थ 10% कम हो गई। फोर्ब्स के मुताबिक अडानी को नेटवर्क में 1.32 लाख करोड़ का नुकसान हुआ। अडानी चौथे नंबर पर से खिसककर 7वें पर आ गए। 27 जनवरी को 7.88 करोड़ पर यह उनकी संपत्ति की कीमत थी। हिंडनबर्ग की रिपोर्ट पर अडानी ग्रुप का जवाब 4 बिंदुओं पर टिका है, जिसमें पहला यह है कि रिपोर्ट किसी खास कंपनी पर किया गया बेबुनियाद हमला है, बल्कि भारत पर किया गया सुनियोजित हमला है। यह भारतीय संस्थानों की आज़ादी, अखंडता और गुणवत्ता पर किया गया हमला है। यह भारत के विकास की कहानी और उम्मीदों पर हमला है। दूसरा यह है कि रिपोर्ट गलत जानकारी और आधे अधूरे तथ्यों को मिलाकर तैयार की गई है। इसमें लिखे गए आरोप बेबुनियाद हैं और बदनाम करने की मंशा से लगाए गए हैं। इस रिपोर्ट का सिर्फ एक ही उद्देश्य है, झूठे आरोप लगाकर सिक्योरिटी मार्केट में जगह बनाना, जिसके चलते अनगिनत इन्वेस्टर्स को नुकसान हो और शॉर्ट सेलर हिंडनबर्ग बड़ा आर्थिक फायदा उठा सके। तीसरा यह है कि अडानी समूह का आईपीओ लॉन्च होने वाला है, जो कि देश का सबसे बड़ा आईपीओ होगा। तो उससे ठीक पहले ऐसी रिपोर्ट जारी करके हिंडनबर्ग अपनी बदनीयती का सबूत दे रहा है। और सबसे आखिरी बिंदु यह है कि यह रिपोर्ट लोगों की भलाई के लिए नहीं, बल्कि अपने स्वार्थ के लिए जारी की है। इसे जारी करने में हिंडनबर्ग ने सिक्योरिटीज एंड फॉरेन एक्सचेंज लॉ का भी उल्लंघन किया है। न तो यह रिपोर्ट स्वतंत्र है, न निष्पक्ष है और न ही सही तरह से रिसर्च करके तैयार की गई। अब आप ध्यान दें, इसमें एक शब्द आया है आईपीओ। तो आईपीओ क्या है, इस पर हम बात। कैपिटल मार्केट अर्थात पूंजी बाजार प्राइमरी मार्केट और सेकेंडरी मार्केट का प्रतिनिधित्व करता है। पूंजी बाजार में एक दूसरे पर आश्रित और 2 अविभाज्य खंड हैं। नए इशूज यानी निर्गम प्राथमिक बाजार में और स्टॉक बाजार मतलब द्वितीय बाजार में। प्राइमरी बाजार का उपयोग कंपनियां सार्वजनिक पेशकश या राइट इशू या इक्विटी या ऋण बिक्री के लिए प्रस्ताव बनाकर निवेशकों से नई पूंजी जुटाने के लिए करती हैं। यह सक्रिय सेकेंडरी बाजार प्राथमिक बाजार और पूंजी निर्माण के विकास को बढ़ावा देता है, क्योंकि प्राइमरी मार्केट में निवेशकों को एक सतत बाजार का भरोसा दिया जाता है, जहां उनके पास अपने निवेश को रखने या उसे बेचने का विकल्प होता है। एक कॉर्पोरेट हाउस प्रारंभिक सार्वजनिक प्रस्ताव मतलब आईपीओ, राइट्स इशू या निजी प्लेसमेंट के माध्यम से प्राथमिक बाजार में पूंजी जुटा सकता है। एक आरंभिक सार्वजनिक प्रस्ताव मतलब आईपीओ प्राथमिक बाजार में जनता को प्रतिभूतियों की बिक्री करता है। यह कंपनी के लिए लंबी या अनिश्चित परिपक्वता वाली निधियों का सबसे बड़ा स्रोत होता है, जिसे हम आईपीओ कहते हैं। एक आईपीओ एक व्यवसाय के विकास में महत्वपूर्ण भूमिका अदा करता है। यह एक कंपनी को सार्वजनिक पूंजी बाजार के माध्यम से धन तक
पहुंच प्रदान करता है। एक आईपीओ किसी व्यवसाय को प्राप्त होने वाली विश्वसनीयता और प्रचार को भी बढ़ाता है। कई मामलों में एक आईपीओ तुरंत विकास और विस्तार को वित्त पोषित करने का एकमात्र तरीका है। अर्थशास्त्र के संदर्भ में जब बड़ी संख्या में आईपीओ जारी किए जाते हैं तो यह एक स्वस्थ शेयर बाजार और अर्थव्यवस्था का संकेत है। जब कंपनी जनता के लिए अपना पहला आईपीओ बनाती है तो संबंध सीधे कंपनी और निवेशकों के बीच होता है और पैसा कंपनी की शेयर पूंजी के रूप में प्रवाहित होता है, लिक्विडेशन होता है। शेयरधारक इस प्रकार कंपनी के आईपीओ में अपनी भागीदारी के माध्यम से कंपनी के मालिक बन जाते हैं। ध्यान दें, मालिक बन जाते हैं और कंपनी पर उनका स्वामित्व वाला अधिकार होता है। यह एक कंपनी के लिए धन प्राप्त करने का सबसे बड़ा स्रोत है जो कंपनी को फिक्स्ड एसेट्स मतलब स्थायी संपत्ति बनाने में सक्षम बनाता है जो व्यवसाय के दौरान नियोजित किया जाएगा। कंपनी के शेयरधारक सेकेंडरी मार्केट के माध्यम से अपने निवेश से बाहर निकलने के लिए स्वतंत्र होते हैं। यह हो गई आईपीओ की भूमिका। अब हिंडनबर्ग की रिपोर्ट जो है उसके अनुसार गोदी शेड के बारे में जो उन्होंने पिंच बोई है उसे समझने की कोशिश करें। उसे समझने के लिए मैं 5 बिंदुओं पर ध्यान दें। आईपीओ का खेल क्या है? कोई भी कंपनी के आईपीओ का मतलब है कि कंपनी कम से कम 25% शेयर बाजार में फेंकेगी, डालेगी। आईपीओ में बेचा गया पैसा आप मॉरिशस या क्लेमेन जैसे द्वीप कम या शून्य ब्याज वाले दरों वाले देश में अपने या अपनी कंपनी के खाते में ट्रांसफर कर देगी। इसका मतलब यह है कि आपको सरकार को एक नया पैसा कर के रूप में नहीं देना है। अब इस टैक्स कैसे का, इस जो टैक्स फ्री पैसे का भी प्रयोग है उसके 2 तरीके हैं। पहला, उसे देश में नई नई कंपनियां बनाकर पैसे डालना और उसी पैसे को भारत में अपनी कंपनी के आईपीओ में ऑफर किए गए शेयर खरीदना। इसमें जोखिम यह है जब एक ही कंपनी बार बार शेयर खरीदेगी तो शक पैदा होगा, इसलिए पैसे को डाइवर्ट कैसे किया जाए तो दूसरा तरीका अपनाया जाता है जिसके तहत उसी देश के म्यूचुअल फंड कंपनियों को सिर्फ अपनी कंपनी में, ध्यान रखें, अपनी कंपनी में निवेश करने की शर्त पर पैसा दिया जाता है और अपनी कंपनी में पैसा वापस ले लिया जाता है। आमतौर पर म्यूचुअल फंड कम से कम 20-30 कंपनियों में निवेश करते हैं, लेकिन 5 फंडों ने अडानी और अंगी कंपनी के ही शेयर खरीदे। ये हिंडनबर्ग की रिपोर्ट में है। अगला चरण जो होता है इन नकली कंपनियों का, वो बहुत सारे शेयर खरीदे जाते हैं। अडानी ग्रुप के शेयरों की कृत्रिम कमी पैदा होती है, फिर शेयर की कीमत स्वचालित रूप से बढ़ने लगती है। बढ़ती कीमतों की से एक प्रवृत्ति पैदा होती है, वो ये कि हम भी खरीदें, और एक बार ऐसा होता है और व्यापारी भी फिर इसमें कूदते हैं जो बहती गंगा में हाथ धोना चाहते हैं। किसी भी ट्रेडर के लिए जो शेयर मार्केट का जानकार हो उसके पास एक फंड होता है, वह तब तक कोई शेयर नहीं बेचेगा जब तक शेयर की कीमत एक निश्चित स्तर तक नहीं गिरेगी। तो इस चरण में गोदी सेठ अपनी कंपनी के शेयर की कीमत उस निश्चित कीमत समर्थन से नीचे वाली से नीचे नहीं गिरने देते। नतीजतन शेयरों की कीमत बढ़ती है और बढ़ती है। इसलिए एलआईसी और भारतीय म्यूचुअल फंड जैसे बड़े बड़े संस्थान इस भीड़ में कूद जाते हैं। उनके पास असीमित पैसा होता है, वे जिस भी कीमत पर शेयर खरीदते रहते हैं और फिर इस कंपनी के शेयरों की कीमत में विस्फोट होता है। मतलब गोदी सेठ की कंपनियों के शेयर के भाव एक साल में 10 से 20 गुना बढ़ जाते हैं। समझिए आप, 10 से 20 गुना। ये सब हो क्यों रहा था, उसका खेल समझिए। अब नया खेल शुरू होता है कि जब ये शेयरों की कीमत बढ़ी तो जाहिर है कंपनी की शेयर वैल्यू बढ़ गई। इस चरण में गोदी सेठ की जो कंपनी है वो शेयर की कीमत के लिए कुछ नहीं करेगी, क्योंकि इस स्टेज तक आते आते एक ट्रेंड बन जाता है कि सेठ की कंपनियों की शेयर कीमत बढ़ रही है। ट्रेंड पर सवार गोदी सेठ जब कंपनियों की शेयर कीमत को बढ़ाते हैं और बाजार भाव पर शेयर गिरवी रखते हैं, समझिए शेयर गिरवी रखते हैं और करोड़ों रुपए के कर्ज लेना शुरू कर देते हैं। ये कर्ज उन सरकारी बैंकों से लिए जाते हैं, गए हैं और लिए जाते हैं। इस कर्ज से पैसे से वह सरकार, माफ करें, सरकारी कंपनियां, मशीन, बंदरगाह, हवाई अड्डे ही नहीं बल्कि बिकने वाली हर चीज, जैसे राजनीतिक पार्टी से लेकर नेता तक, सब कुछ खरीद लेता है। जिन चीजों को वह बेचना चाहता है
और शेयर बाजार उन्हीं चीजों को बिजनेस की बड़ी चीज मानकर शेयरों के दाम बढ़ाता रहता है। फिर कल तक मुश्किल से भारत की टॉप 100 सूची में जगह बनाने पाने वाला आदमी शेयर की बढ़ती कीमत पर, सरकारी ऋण, बैंक के ऋणों पर, शेयरों के बल पर दुनिया के शीर्ष सबसे बड़े अमीर लोगों में जगह पा जाता है। यह एक सवाल है। सोचें कि आखिर गोदी सेठ इतने परेशान क्यों हैं, और जब ये गुब्बारा फूटा है तो वो भी धीरे से राष्ट्रवाद के पर्दे के पीछे जाके खड़े हो गए हैं। अगली कड़ी में हम बताएंगे कि जो 88 सवाल हिंडनबर्ग की रिपोर्ट में उठाए गए, मीडिया में आए हैं, उस पर कंपनी ने क्या किया और वे सवाल वैलिड हैं, इस पर हम अगले इसमें बात करेंगे। नमस्कार।